In the given situation, coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction between both the blocks are 0.6 and 0.4 respectively. Find the acceleration of both the blocks when 100 Newton force is applied on 10 kg block. अब जैसा कि बोला गया है म्यू के और म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है. म्यू एस कौन सा है? ये वाला. और म्यू के 0.4. तो पहली कंसिडरेशन एज यूजुअल कि पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं. अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना. जो मैं सिस्टम मानो ये सिस्टम, ये दोनों ब्लॉक्स हैं. ग्राउंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम. अभी ग्राउंड कैसा है? स्मूथ है. तो बेटा मैं यहाँ पर दो चीजें समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को सिस्टम मान के कॉमन एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो मेरा कॉमन एक्सेलरेशन होगा AC इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास. आई सेड नेट फोर्स अपॉन मास. क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड स्मूथ है तो क्या ग्राउंड की वजह से कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा? नहीं. सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 100. तो आई कैन से 100 अपॉन टोटल मास दैट इज 40 प्लस 10 50. तो यहाँ पर मैंने 50 से डिवाइड कर दिया. आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर सपोज बेटा मान लेते कि यहाँ का ग्राउंड रफ होता तो मैंने क्या माना? ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है. अगर ये पूरा सिस्टम आगे जाने की टेंडेंसी रखता है तो उस केस में क्या ग्राउंड इसको अपोज करेगा? तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? पीछे. थोड़ी देख लिया, उस फ्रिक्शन को मैंने F डैश मार्क कर दिया. तो आप उस केस में क्या इक्वेशन लिखेंगे कॉमन एक्सेलरेशन की? आप इक्वेशन लिखेंगे AC इक्वल्स टू नेट फोर्स 100 माइनस F डैश अपॉन टोटल मास 50. पर ये कब होगा? जब ग्राउंड के पास क्या हो? फ्रिक्शन या ग्राउंड की सरफेस रफ हो. तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा. उसके अलावा सारे स्टेप्स सेम हैं. तो आगे देखते हैं. अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं. अब अपना पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि अपन ने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया. दूसरा पार्ट F लिमिटिंग निकालना. तो F लिमिटिंग यहां पर लग रहा है और F लिमिटिंग स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो आई कैन से F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन. अब बच्चों बताओ नॉर्मल किस पॉइंट का? यहाँ का. बिकॉज इन दोनों के बीच का ही आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है. तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना होगा? तो यहाँ पर mg का 100 और नॉर्मल ऊपर. तो एज यूजुअल नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? 100 न्यूटन. तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन. अब अपने को चेक करना है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है. अब अपने को कितना फ्रिक्शन चाहिए ताकि वो सेम कॉमन एक्सेलरेशन चल जाए. तो वो चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन FL के बराबर है, कम है या ज्यादा है. तो थर्ड स्टेप, किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. आसान क्या रहेगा? ऊपर वाली बॉडी का या नीचे वाली बॉडी का? नीचे वाली बॉडी का. बिकॉज नीचे वाली बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण आगे जा रही है. और ये कहां जा रही है बेटा? A एक्सेलरेशन से आगे. तो आई कैन से कि यहां पर ये 40 बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पर फ्रिक्शन यहां लग गया. This required friction is equals to 40 into acceleration. कौन सा acceleration? जो अपन ने AC निकाला है. AC that is 2. तो I can say 40 into 2 which is equals to 80 Newton. अब ध्यान देना बात पे. सर ने आपको एक स्टेप समझाई थी क्या? यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है और जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, अवेलेबल मतलब लिमिटिंग वैल्यू, क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबल कम है? अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबल कम है तो कहां से आएगा? कहीं नहीं आएगा फ्रिक्शन. तो क्या यहां पर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी? और रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी तो सर ने बोला था कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. और वापस इस क्वेश्चन के लिए अपन दोनों ब्लॉक का FBD देख लेते हैं. पर क्या इंक्लूड करेंगे इस बार? FK दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. तो देख लेते हैं. ऊपर वाले ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा. क्यों बेटा? बिकॉज ऊपर वाले की टेंडेंसी आगे जाने की, ऊपर वाला आगे स्लिप हो रहा है तो नीचे वाला उसको रोकेगा पीछे फोर्स लगा के. वो फोर्स का होगा काइनेटिक फ्रिक्शन. सिमिलरली एक्शन रिएक्शन के कारण नीचे वाले पे कहां लग जाएगा फ्रिक्शन? आगे. और बच्चा इसकी वैल्यू हो गई 10 kg और इसकी वैल्यू कितनी है? 40 kg. साथ के साथ अपन FK की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. क्या उसका म्यू मालूम है अपने को? 0.4 और नॉर्मल वही 100 न्यूटन. तो आई कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 100. तो FK की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन. इसके एक्सेलरेशन को मैं A1 बोल देता हूं और इसके एक्सेलरेशन को A2 बोल देता हूं. तो ऊपर वाली बॉडी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो 100 माइनस FK, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FK? 40 इक्वल्स टू 10 इंटू A1. तो क्या यहां से 100 माइनस 40 60 डिवाइड बाई 10 6.
तो यहां से अपने पास A1 की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड नेक्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा हूं, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या F के आगे लग रहा है, तो आई कैन से 40 दैट इज द वैल्यू ऑफ Fk इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज A2, तो A2 के वैल्यू आ गई यहां से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहां पर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है और एक का एक्सेलरेशन दूसरे के एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में अलग अलग है। तो जैसा सर ने कहा था, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और जो सिर्फ फ्रिक्शन करंट चल रहा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और यहां पर मैं वही बात लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगी कि क्यों अपन ने ऐसा सॉल्व करा। बिकॉज जो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड मतलब ये वाला, वो कितना था 80, वो ज्यादा था, पर जो अवेलेबल था लिमिटिंग वाला वो कम था। इस कारण से अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन से सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने सीखा कि जब कंसीडरेशन रॉन्ग हो जाती है तो उस केस में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हमको इंडिविजुअली कैसे निकालना था। इस बार चेक करते हैं कि कंसीडरेशन अगर सही होती है तो क्वेश्चन अपना और जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि पिछले केस में तो कंसीडरेशन रॉन्ग करके उसको वापस से सही किया था, तो हो सकता है आपको लगा हो कि स्टेप्स ज्यादा है। पर इस बार देखिए कि जब कंसीडरेशन सही होती है तो विद इन 3 स्टेप हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जैसा हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको अप्लाई करते हैं। In the arrangement, coefficient of friction between the two blocks is 0.5. Then find the force of friction acting between the blocks. तो बच्चों सबसे पहले जैसा सर ने आपको अगेन एंड अगेन बोला कि दोनों ब्लॉक्स जो है उनको अपना क्या मान लें, एक सिस्टम। और सिस्टम मानने के बाद दूसरा कंसीडरेशन क्या किया था, लेट बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, ऐसा हम मान रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने कंसीडर कर लिया दैट दे आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। आइए बच्चों हम लोग इसमें स्टेप नंबर 1 अप्लाई करें। स्टेप नंबर 1 कहती थी फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन एंड कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो बच्चों हम लोगों ने जो अपना सिस्टम लिया है वो किस किस को लिया है, दोनों 2 kg और 4 kg दोनों को मिलके। तो इन दोनों को अगर सिस्टम लिया है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस पे, टोटल 18। तो एक्सटर्नल फोर्स है टोटल 18, टोटल मास है 6, तो एक्सेलरेशन कॉमन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इससे ये चल रहे हैं या हम मान रहे हैं, मान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो चल रहे हैं नहीं वो तो अपने को लास्ट में पता चलेगा, बट फिलहाल हमने ऐसा अज्यूम किया है। स्टेप 2 बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। बच्चों म्यू एस की वैल्यू क्या है 0.5, क्योंकि इसमें अलग से स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, इसलिए म्यू एस और म्यू के सेम। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा अगेन एंड अगेन, जिस सरफेस में फ्रिक्शन प्रेजेंट है उस फ्रिक्शन को निकालने के लिए उसी सरफेस के नॉर्मल की वैल्यू हमें चाहिए, और ये किसके बराबर होगा, mg इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बच्चों अगर यहां पर हमने नॉर्मल की वैल्यू रखे इसको सॉल्व करें तो 10 न्यूटन। बच्चों ये कौन सा फ्रिक्शन है जो सरफेस में मैक्सिमम अवेलेबल है। अब हमें कितना चाहिए ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है। तो स्टेप नंबर 3 मेक फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों आपकी जो चॉइस उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करें। बच्चों क्या लगता है पूरा सिस्टम आगे जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा होगा, 2 kg। और 2 kg अगर आगे की तरफ चल रहा है फ्रिक्शन की हेल्प से तो 2 kg पर हमने आगे की तरफ फ्रिक्शन मार्क कर दिया और इसका एक्सेलरेशन कौन सा है जो हमने ये कंसीडर किया है। तो बच्चों F नेट इज इक्वल टू ma। F नेट कितना है, F जो हमें कैलकुलेट भी करना है, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, मास है 2 और एक्सेलरेशन कॉमन हम सोच रहे हैं कि 3 से चले। तो बच्चों रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो कितना आ गया है 6 न्यूटन। बच्चों एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने आई कि इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन 3 से चलाने के लिए हमें कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है 6 न्यूटन, और सरफेस में कितना अवेलेबल है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब इस बार सरफेस हमारी डिमांड को पूरा करेंगे। तो ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन 3 से ही साथ चल रहे होंगे और साथ में चलाने के लिए इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और उतना ही लग रहा होगा जितने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। So here I can write required friction is less than F limiting, consideration correct, and F static will act between them which is equal to 6 Newton. ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखा बच्चों आप लोगों ने जब कंसिडरेशन सही है तो हम लोग 1, 2 and 3 विद इन 3 स्टेप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 blocks of mass 2 kg and 5 kg rest one over the other on a smooth horizontal plane. The coefficient of static and dynamic friction between both the blocks is same and equal to 0.60.
इसका मतलब म्यू के एंड म्यू एस की वैल्यू 0.60 है। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन 5 kg ब्लॉक सो नो रिलेटिव मोशन अकर बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। नो रिलेटिव मोशन का मतलब यहां पहले से ही बता रखा है कि ये दोनों साथ में चलेंगे। अगर साथ में चलेंगे तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा बिल्कुल कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। तो अपन वही अपनी स्टेप्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। यहां पर आप देख सकते हो इस सिस्टम को कितना एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है F, जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो आई कैन से F अपॉन टोटल मास विच इज इक्वल टू 7। तो यहां से F की वैल्यू आ गई 7 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। अगर मुझे कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाए तो क्या मुझे इस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी? पर क्या इस क्वेश्चन में एक बात और लिखी है, फोर्स का लिखा है वर्ड मैक्सिमम। अब उसके लिए क्या करेंगे आगे ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले पार्ट के अंदर अपन क्या निकालते थे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नो रिलेटिव मोशन में है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक भी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कहते हैं अपन, लिमिटिंग। तो आई कैन से F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 0.6 ही थी, तो 0.6 और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो 2 kg का होगा, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो इंटू 20 आंसर आ गया 12 न्यूटन। अब बच्चों इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं। क्या नेक्स्ट स्टेप अपने बात थी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए और अवेलेबल कितना है। पर बच्चों एक चीज बताओ, ये फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली अवेलेबल से मैच हो जाए। इसका मतलब रिक्वायरमेंट और अवेलेबल फ्रिक्शन दोनों कैसी हो, सेम हो। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं होगा, बट ये जो फोर्स लग रहा होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा जिससे वो उसको पुल कर रहा होगा। पर अगर अपनी रिक्वायरमेंट लिमिटिंग से कम होती है उस केस में ये फोर्स मैक्सिमम नहीं होता। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करो, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग के बराबर है। तो आई सेड फॉर मैक्सिमम फोर्स जो अपने को बाहर एक्सटर्नल लग रहा है उसके लिए अपना जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, F लिमिटिंग या फिर F अवेलेबल के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। किसी भी एक ब्लॉक का बना ले, तो उस ब्लॉक का बनाओ जिसपे फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज वो तो सिर्फ फ्रिक्शन से ही चल रहा होगा। तो कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही थी, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पर क्या जब ये 5 kg ब्लॉक आगे जाएगा तो 2 kg इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, और वही एक्शन का रिएक्शन के बाद 2 kg में फ्रिक्शन का लग जाएगा आगे। ये फ्रिक्शन आगे लग गया और यही अपना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन था। बट एज वी नो मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो जो क्या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग के ही बराबर होगा। तो आई कैन से दिस इज FL, और FL है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना होगा, AC। आई कैन से FL इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। FL की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, दैट इज 12 न्यूटन। तो 12 इक्वल्स टू A इंटू 2, AC इंटू 2। क्या यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आई कैन से AC इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन तो आ गया, पर पूछा क्या था, मैक्सिमम फोर्स। तो इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो, यहां पर। जैसा अपने पहले सोचा था कि भाई F कब आएगा, जब AC मिल जाएगा। तो आई कैन से F इज इक्वल्स टू 7 इंटू AC, F इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 42 न्यूटन। अब बच्चों एक फाइनल कंक्लूजन यहां से दे देते हैं कि जब भी आप कोई मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हैं उस टाइम जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी वैल्यू F मैक्स से कम होती है, इस F की वैल्यू 42 न्यूटन से कम होती है, तो उस केस के अंदर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F लिमिटिंग से कम होगा। और अगर इस F की वैल्यू अपने 42 न्यूटन से ज्यादा होती है तो उस केस में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, मतलब रिक्वायरमेंट FL से बड़ा होगा। तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और अपने को दोनों को इंडिविजुअल ब्लॉक बना के सॉल्व करना पड़ेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज अ 2 kg ब्लॉक कैपिटल A
यानी कि जो 2 kg ब्लॉक है उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है A, और आगे लिखा हुआ है 8 kg ब्लॉक जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है B। बच्चों आगे लिखा हुआ है which rest on a table, और आगे लिखा है coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and the table is 0.5. A 25 Newton horizontal force is applied on the block B, then find the friction force acting between the blocks A and B. तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक छोटा सा चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अभी तक जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उन सभी में जो सरफेस थी वो कैसी थी? स्मूथ। अब नोटिस कीजिए कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, जबकि सरफेस और 8 kg के बीच में कितना है? 0.5। और आपको सर ने वहां पर बताया था कि जब हम लोग इसको एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो बच्चों सिस्टम कौन होता है? 8 kg एंड 2 kg। ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल है, पर ग्राउंड या टेबल हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अगर कोई फ्रिक्शन अप्लाई करती है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। तो बच्चों अब यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं और उस डिस्कशन को अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों चेक कीजिएगा आप सभी कि जैसे ही हम लोग फोर्स आगे लगाएंगे 8 kg पे, तो अगर ये सरफेस स्मूथ होती थी तो हमने जब फोर्स लगाया था तो ये ब्लॉक्स आगे की तरफ मूव करते थे, ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। पर बच्चों इस बार सरफेस कैसी है? रफ। और सरफेस रफ है तो हमने सीखा है कि सरफेस अगर रफ होगी और ये 8 kg या ये सिस्टम आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो सरफेस अगर देखेगी कि ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लगाएगी? पीछे। और बच्चों ये जो ब्लॉक्स हैं वो आगे की तरफ तब चल पाएंगे जब हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस सरफेस के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे ज्यादा, बराबर पे अबाउट टू मूव और ज्यादा पे एक्सेलरेट। तो बच्चों जब सरफेस पे फ्रिक्शन आ जाता है तो हमें ये भी चेक करना होता है कि हमने जो फोर्स लगाया वो सरफेस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है या फिर कम है। तो आइए चेक करते हैं। बच्चों अगर इसको सिस्टम मान ले तो ये जो फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ लग रहा होगा, और यहां पे आप देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला नॉर्मल हमें चाहिए होता था तो इसकी वैल्यू क्या थी? 2g, और इस सरफेस के फ्रिक्शन के लिए ये वाला नॉर्मल हमें चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होगी? m1 प्लस m2 इंटू g, यानी कि 100 न्यूटन। तो बच्चों अगर f लिमिटिंग यहां से कैलकुलेट कर ले तो म्यू इंटू n, म्यू है 0.5 और नॉर्मल जो है सरफेस में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उसकी हेल्प से जब f लिमिटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम लोगों ने पता कर लिया कितना? 15 न्यूटन। देखकर बताइए बच्चों सरफेस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो कितना है? 50 न्यूटन, और हम इस सिस्टम को चलाने के लिए फोर्स कितना लगा रहे हैं? 25 न्यूटन। आप समझ ही गए होंगे कि ये फोर्स जो है वो इस सिस्टम को चलाने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू सरफेस में अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। तो बॉडी यानी कि जो सिस्टम होगा वो किस पे रहेगा? रेस्ट पे, और रेस्ट है तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो बच्चों यहां पर मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं द फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड 8 kg ब्लॉक इज स्टैटिक and its value is equal to 25 Newton which is equal to applied force। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जब 8 kg नहीं चला तो 8 kg और 2 kg के बीच में चलने की टेंडेंसी जनरेट ही नहीं हुई होगी। जब 8 kg अपनी जगह से मूव नहीं किया तो इन दोनों के बीच में भी चलने की टेंडेंसी जनरेट नहीं हुई, और इन दोनों के बीच में अगर चलने की टेंडेंसी ही जनरेट नहीं हो रही तो वहां पर फ्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कहता है कि मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां काम करूंगा, और अगर वहां मेरी जरूरत नहीं है, ये दोनों ब्लॉक पहले से ही साथ में है, स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, ना ही उसकी टेंडेंसी है, तो मुझे वहां पर एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो हियर आई कैन राइट फ्रिक्शन between 8 and 2 kg is equal to 0, मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? बच्चों प्रीवियस केसेस में तो क्या था? सरफेसेस स्मूथ थी तो हमने 3 स्टेप्स लगाई, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया। बट अगर अब हमारे पास सरफेस रफ है यानी कि ग्राउंड सरफेस भी, तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, जो चलाने की कोशिश जनरेट कर रहा है, वो ग्राउंड पर अवेलेबल जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है या कम है।
तो वो पहले चेक करें और उसके बाद हम लोग आगे आने वाली 3 स्टेप्स अप्लाई करें। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक और डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2 blocks A 6 kg, B 3 kg, rest one over the other as shown. The coefficient of friction between the blocks A and B and block A and surface are shown. यहाँ पर बता रखे हैं। Find the maximum horizontal force F that can be applied to A. A कौन सा वाला ब्लॉक है? नीचे वाला। In order that both A and B do not have any relative motion. A और B अभी भी एक साथ चलने चाहिए और नीचे ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन है, जैसा सर ने बोला था ध्यान रखने को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे? कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। पर कॉमन एक्सेलरेशन के लिए अपने को एक बात मालूम है कि अपन सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स को ही एक सिस्टम मानते हैं। दिस ग्राउंड और द टेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो 100% एक एक्सटर्नल फोर्स तो ये F होगा और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स ये जो ग्राउंड है ये इन ब्लॉक्स पे लगाएगा। तो अपने को अब ये फोर्स भी निकालना पड़ेगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो चेक कर लेते हैं। इस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0.4 लिमिटिंग वैल्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ का? यहाँ पर यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो दोनों ब्लॉक्स के मास m1 प्लस m2 इंटू g के बराबर होगा। इसका मतलब 9g, 9g मतलब 90। तो आई कैन से दिस इज इंटू 90। कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन। अब निकालते हैं सबसे पहली स्टेप, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट स्टेप है AC, दैट इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो जो मेरे दोनों ब्लॉक्स जो मेरे सिस्टम है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स है F और दूसरी वैल्यू है 36। तो आई कैन से F माइनस 36 अपॉन टोटल मास 9। अब बच्चों दूसरी बात क्या थी कि अपने को चेक करना है कि यहां पर लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है। बिकॉज ग्राउंड का काम सिर्फ यहां तक था, अपने वो काम कंप्लीट कर दिया। अपने वापस नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे जैसा अपने पहले सीखा था। तो इस पॉइंट पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। इसको मैं मार्क कर रहा हूं FL डैश। दिस इज इक्वल टू म्यू, दैट इज 0.5 जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में है, इनटू इस पॉइंट पे नॉर्मल किस कारण हुआ? 3 kg के कारण, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। फिर उसके बाद बात आती है कि किसी भी एक ब्लॉक का आप FBD बना लें ताकि आपको मालूम हो जाए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है। पर यहां पर वापस ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ताकि दोनों साथ चले। और कुछ देर पहले अपन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करा था जिसमें अपन एक बात सीख चुके हैं, जब भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे तो यहां पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो F लिमिटिंग के बराबर होगा। तो क्यों ना अपन डायरेक्टली लिख देते हैं कि इस बार जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो F लिमिटिंग के बराबर है, FL डैश के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। अब मैं अपर ब्लॉक की बात कर रहा हूं। क्या अपर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण चल रहा होगा? तो देखिए ध्यान से, इस अपर ब्लॉक की अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बनाएं, तो ये वाला ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है। ग्राउंड ने इसमें पीछे फ्रिक्शन लगा ही दिया था जो अपन ने इंक्लूड कर लिया। पर क्या ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में भी आगे जा रहा है कि कोशिश करता है, टेंडेंसी रखता है? तो क्या लगेगा फ्रिक्शन? पीछे। और 3 kg पे कहाँ लगेगा? आगे। तो इस पे लगा दिया मैंने फ्रिक्शन आगे। दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू FL डैश, बिकॉज अपन पहले ही कह चुके हैं कि F रिक्वायर्ड किसके बराबर है? FL डैश के। FL डैश की वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस पूरे का भी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इस एक्सेलरेशन को उठाकर इस इक्वेशन में रख दूं जो अपना AC है, तो अपना वही आंसर आ जाएगा जो अपने को ढूंढना है, दैट इज F। तो आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, A इक्वल्स टू F माइनस 36 अपॉन 9, उसमें वैल्यू पुट करते हैं 5 इक्वल्स टू F माइनस 36 अपॉन 9, 9 5 जा 45, इस 36 को उधर ले आएंगे तो 81 हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू 81 न्यूटन। दिस फोर्स इज द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बोथ द बॉडीज विदाउट रिलेटिव मोशन। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल ब्लॉक्स। हमने डिस्कस किया 3 स्टेप्स फिक्स है, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया आपने नोटिस किया सभी क्वेश्चन हम लोगों ने स्टेप से सॉल्व कर पाए। अब बढ़ते हैं आगे कुछ और दूसरे पॉइंट्स पर जिसमें लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
बच्चों डेली लाइफ में ये बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, हम लोग नोटिस करते हैं कि जब हमें रफनेस ज्यादा नजर आती है, चाहे वो कोई भी मशीनरी हो, तो हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। इट जस्ट फॉर नॉलेज, बहुत ज्यादा यूज हमें इसको करने को नहीं मिलेगा, जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही हम लोग इनको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला, बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस बट एक्सट्रीम पॉलिशिंग इज इंक्रीज फ्रिक्शन। तो बच्चों आप नोटिस करते हैं कहीं रफनेस होती है तो हम लोग उसको स्मूथ करने के लिए उसको घिस देते हैं या पॉलिशिंग कर देते हैं, पर जैसा सर ने आपको एक कोल्ड वेल्डिंग बताया था कि हाईली सरफेसेस जो है, हाईली पॉलिश सरफेस, उनको हम लोग प्रेशराइज करके अगर प्रेस कर देते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन बढ़ भी जाता है। दैट्स व्हाई वहां लिखा है बट एक्सट्रीम पॉलिशिंग इंक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, बाय लुब्रिकेशन, जैसे सर ने कहा मशीनरी के अंदर अपन मोस्टली ऑयल पुट कर देते हैं ताकि वहां पर जो फ्रिक्शन के कारण वियर और टियर हो वो ना हो। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि फ्रिक्शन में जैसे म्यू की बात आई थी कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर आया था रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, उनके मटेरियल पे। तो हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करें जिसमें फ्रिक्शन कम हो, बस इनफ हो जितना हमें चाहिए, बाकी उसकी हेल्प से भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप, अब इसका मतलब समझना, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल फिश की शेप, अपन वैसी ही शेप रखने की कोशिश करते हैं अपने एरोप्लेन की भी या फिर कोई फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन की, उनकी ऐसी शेप रखी जाती है ताकि जो एयर फ्रिक्शन लग रहा है वो कम से कम हो। तो उसको अपन आगे से ऐसा कुछ तिकोना, ऐसा कुछ फॉर्म में बना देते हैं ताकि एयर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। उसी शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग द शेप। नेक्स्ट लिखा है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स। आप बच्चों नोटिस करते हैं जनरली मशीनरी में हम लोग जब भी बात आती है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम लोग वहां पे बेयरिंग्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस, इस पर बात करते हैं। A significant amount of energy of moving object is wasted in the form of heat energy to overcome the force of friction. सोचो एक चीज, अगर आपको कोई ब्लॉक को धक्का देना है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आसान हो जाता, पर क्या जब फ्रिक्शन है तो उसने क्या काम करा, अपनी जो एनर्जी अपने यूज करी, उसमें से कुछ तो ब्लॉक में काम आ गई मूव करने में, पर कुछ एनर्जी अपनी वेस्ट हो गई बिकॉज टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण अपने को फोर्सेस और एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है ताकि अपन उसको ओवरकम कर पाए। सेकेंड पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है फ्रिक्शन रेस्ट्रिक्ट्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन एंड रॉकेट्स। तो बच्चों ये भी हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, जैसा हम लोगों को अभी सर ने पढ़ाया कि हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप रखने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जितनी भी रेसिंग कार्स होती है या बुलेट ट्रेन सर ने बताया या फिर एरोप्लेन्स होते हैं, उनका शेप कुछ इस तरह से रखा जाता है ताकि जो वहां पर एयर रेजिस्टेंस हो वो कम से कम हो जाए। आपने नोटिस किया होगा एसयूवीज जो होती है उसमें जनरली इस तरह से वहां पर शेप होता है लाइक दिस, ऐसे। तो वहां पर आप नोटिस भी करते हैं कि एसयूवीज का जो एवरेज होता है गाड़ी का वो कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पर जो एयर रेजिस्टेंस है उनको ज्यादा फील करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है एज कंपेयर टू दूसरी कार्स के। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ऑब्वियस सी बात है वहां पर उनका फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रिक्शन कॉजेस लॉट ऑफ वेयर एंड टियर इन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। बच्चों बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अपने टायर्स का। आप नोटिस करते हैं गाड़ी में जो टायर होते हैं वहां पर कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हैं कि टायर एक पर्टिकुलर जिस मैनर में इनिशियली थे, कुछ टाइम बाद जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो वो अपनी जगह से घिस जाते हैं, कारण बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Sometimes machines get burned due to the friction between different moving parts. जैसे सर्दियों में अपन हाथ ऐसे रब करते हैं ताकि हीट जनरेट हो जाए, वैसे जब मशीन चलती है तो उस मशीन के अंदर भी फ्रिक्शन के कारण कुछ हीट जनरेट हो जाती है। अगर हीट एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में मशीन में आग भी लग जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बच्चों अब हम लोगों ने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात आ जाए तो बच्चों एडवांटेजेस में हम लोग एक बात पहले कर चुके थे कि दैट वॉकिंग ऑफ मैन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम चल ही क्यों पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी गाड़ी अगर चल रही है तो भी वहां पे फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है। तो जिस तरह से एडवांटेजेस है उसी तरह से डिसएडवांटेजेस भी है, तो उन्हीं को बारी बारी से हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग ऑन द सरफेस and that is why we fall down while moving on a smooth surface, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सर। The force of friction between the tip of a pen and the surface of the paper help us to write on the paper.
It is not possible to write on a glazed paper as there is no force of friction. Suppose कंसिडर करिए कि जो पेपर है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो आपकी जो पेन की टिप होती है वो बाबा फिसल फिसल के जाती, तो उस केस में आप पेपर पे लिख ही नहीं पाते, इसलिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है टू राइट ऑन अ पेपर. नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ अ व्हीकल एंड द रोड एड्स द व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द व्हीकल स्किड्स ऑफ द रोड आफ्टर ब्रेकिंग्स आर अप्लाइड. बच्चों कई बार इस तरह का एग्जांपल देखा है. मान लीजिए हमारी गाड़ी चलते हुए, मैं जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ कि मड में फंस जाती है ना, गीली मिट्टी है उसमें फंस जाती है, तो हम रेस देते रहते हैं, टायर बस घूमता ही रहता है, आगे या पीछे मूव नहीं करता. कारण क्योंकि वहां पर उसको ट्रांसलेटरी यानी कि आगे या पीछे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह का फ्रिक्शन अवेलेबल या बहुत कम फ्रिक्शन वहां पर अवेलेबल होता है जो कि सफिशिएंट नहीं होता. तो वैसी ही बातें यहां पर लिखी हुई है. इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द व्हीकल स्किड्स ऑफ द रोड आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड. क्योंकि ब्रेक्स भी जब हम लोग लगाते हैं तो वहां भी हमको गाड़ी रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए. अगर इनफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप ज्यादा करेगी. बिल्कुल सर. मूविंग बेल्ट्स रिमेन ऑन द रिम ऑफ अ व्हील बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जो रिम होती है, रिम के ऊपर आपने देखा बेल्ट होती है, जिससे कोई आटा चक्की है या फिर अपनी गाड़ी के अंदर जो मोटर्स होती है उनके ऊपर भी मूविंग बेल्ट्स होती है. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो बेल्ट उतर जाएगी, और बेल्ट उतर जाएगी तो फिर कोई वर्किंग ही नहीं हो पाएगी, वो पर्टिकुलर जो मूवमेंट अपने को चाहिए वो नहीं हो पाएगा. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ चॉक एंड अ ब्लैक बोर्ड हेल्प्स अस टू राइट ऑन द बोर्ड. जैसा सर ने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग पेपर पे या पेन का यूज कर रहे हैं तो अगर वहां पे सरफेस स्मूथ होगी तो हमारा जो पेन है वो स्लिप हो जाएगा. सिमिलर कंडीशन जो होती है वो बोर्ड और चॉक के बीच में होती है. उनके बीच में इनफ फ्रिक्शन होगा तभी हम लोग उस पर लिख पाएंगे. अगर वहां सरफेस परफेक्टली स्मूथ कर दी जाए तो चॉक जो होगी वो अगेन एंड अगेन स्लिप होती जाएगी और हम लोग वहां पर कैपेबल नहीं होंगे अच्छी तरह से